आपके वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में प्रयोग करेंगे। और समय बहुत महत्वपूर्ण है और कम भी है, और सभी वक्ता जो हैं वो निर्धारित समय में अपना विचार यहाँ पे रखेंगे। और चूँकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को जल्दी निकलना है, तो उनको हमें लगता है कि सुन लेना चाहिए, और वो दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं। जब शब्द अनुभव से मिलते हैं, जब शब्द अनुभव से मिलते हैं तो इतिहास बन जाते हैं। विचार जब समाज से जुड़ते हैं तो परिवर्तन की राह दिखाते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय बैजवाड़ा विल्सन जी को, जो कि सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक हैं तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। और आपको जानकारी फिर देना चाहूँगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वेलकम सर। जय भीम, जय मूल निवासी। हाँ, आज मैं इधर पहले वक्ता सारे बोलने के बाद मुझे पता चल रहा है इधर थोड़ा समय का भी ध्यान रखना। पर सचिन जी का नहीं, सचिन जी बोलने के बाद मुझे लग रहा है वो इतने 1.5 आवर्स बोलने वाला 1.5 मिनट से बोल रहा है। Not for you, sir. There is but एक बात भी है, अगर हम कुछ भी बोलना चाहिए तो 15 से 20 मिनट के अंदर बोल सकते हैं। अगर वही बात हम लोग ने 2-3 घंटा भी हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे के भी कर सकते हैं। बट इधर क्राउड है थोड़ा, ऑलरेडी ये विषय पे, सब विषय पे जानकारी है, फिर हम पहले से कोई बताना कोई जरूरी नहीं। सो हम लोग ने जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा लिए। तो यूजुअली मैं बोलते हैं, मैं ज़्यादा इमोशन से बोलते हैं, इसलिए भाषण थोड़ा लंबा भी कभी कभी हो जाते हैं। बट आज का क्राउड इधर देखने के बाद मुझे लग रहा है हम पॉइंट टू पॉइंट एक बार बोल के हम भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। हम हमेशा इमोशन से ही क्यों बोलना जरूरी नहीं है। तो एक बात है। दूसरा बात है, अगर मैं इमोशन से नहीं बोले तो मेरा दिल का अंदर क्या है ये मैं नहीं बताने के मुश्किल है। वो कैसे आएगा मुझे पता नहीं। मैं कभी प्रिपेयर करना ये क्या बोलना वो नहीं है। मैं कल का मीटिंग क्या है, परसों कहाँ जाना, इस पे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट बोलने के विषय पे कभी नहीं प्रिपेयर करना जरूरत नहीं पड़ते। क्यों है तो हमारा जिंदगी, हमारा जीवन ये देश पे ऐसा है, हम 10, 15, 20 साल जीने के बाद हमारे पास कई चीज होते हैं बताने के लिए। हमने कहा पढ़ के ये लेके बताना कोई जरूरी नहीं। बट इसका एक होते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब और उनका मेरी मैसेजेस अगर हम लोग एक बार पढ़े तो हमारा कैसे दिशा पे जाना बहुत अच्छा मालूम हो जाते हैं। क्यों तो ये देश का अंदर एक मास्क है, वो मास्क के लिए सारे हम देखते हैं। हम क्या देखते हैं देश का, वे देश नहीं है। असली देश अलग है। वो देश कभी वो बताते नहीं, कहीं नहीं लिखते हैं, कहीं बोलते भी नहीं। हम हमेशा बोलना पड़ते हैं मेरा भारत महान है। सो ये बताना महान है। कौन बोल रहा है ये महान नहीं है? मैं कभी बोला ये महान नहीं है। अगर मैं बोले तो आप बोलना नहीं है ये महान है। सो क्यों आप ये महान है एक इतने पिक्चराइज करते हैं? अभी हर जगह आई लव हल्द्वानी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हल्द्वानी, आई लव ऐसा बड़ा बड़ा शहरों पे था। अभी छोटा छोटा करोल बाग पे भी आई लव करोल बाग, आई लव वो सारे बाग, कुछ भी छोटा जगह का वही चीज क्यों वो आ रहे हैं? अनकॉन्शियसली हम प्यार का खत्म कर दिया ये देश का अंदर। प्यार का ही जिंदगी पे है ही नहीं। प्यार का हम लोग ने सिंबलाइज करके शहर का अंदर आई लव करोल बाग। हम करोल बाग पे कौन है?
उनका किसी का भी प्यार करना हमारा पास ताकत नहीं है। प्यार खत्म करके प्यार सिंपलाइज कर दिया। ये देश पे आज का तारीख पे क्या हो रहा है, एवरीथिंग सिंपलाइजिंग, एक सिंबल, एक प्रतीक बना के बताएंगे, बट सच में जिंदगी पे क्या है। इधर आया था बता रहे हैं, इधर शादी का बारात भी नहीं जा सकते। 80 साल होने वाला देश पे आजादी के बाद आज का तारीख पे उनका शादी कैसे करना उनका मर्जी है। आप कौन है ये रुकने के? कौन आपका ताकत दिया? वो घोड़े होगा, गधा भी हो सकते, उनका मर्जी है। Who are you to stop us? वो रुकने के बावजूद फिर वो देश पे कोई सजा नहीं मिलते है उनका। ये देश का हम बहुत बताते हैं, वो एक आंकड़ा आएगा, देश पे कितने जगह बारात का रुक दिया, आंकड़ा बताएंगे। देश पे कहा कितने लोग का इसका रुक का सजा मिला, ये बताओ। दैट इज द नेशन। वो नेशन नहीं है ये नेशन दूसरा आंकड़ा है सील के। अब आंकड़ा से बात करना। आपका काग का रिपोर्ट आया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, अप्रैल 2026 पार्लियामेंट पे। मैं बाहर का न्यूज़पेपर पे ये बात नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट submitted in the parliament April 2026 is saying आयुष्मान भारत पे उनका लब्धिदार कोई होते लाभार्थी, ये 80,000 पीपल का एक ही मोबाइल नंबर का पैसा वो ट्रांसफर किया। वन मोबाइल नंबर 80,000 बेनिफिशियरी का मतलब कितने भ्रष्ट है, कितने करप्शन है। ये बात बोल के आपने गद्दा पे आया ना, आज क्यों नहीं बात कर रही है बात? 1 किलोमीटर सड़क बनाने के द्वारका एक्सप्रेस वे का असली का एस्टिमेटेड 18 करोड़ रुपया है, बट लेखा पे कितने है? 250 करोड़ खर्च किया 1 किलोमीटर का। पैसे कहां जा रहे हैं? क्यों आप गरीबी है? क्यों हमारा बच्चे का खाना नहीं, मेरा शिक्षा नहीं मिल रहा है? पैसा खा रहे हैं, खाने वाला कम नहीं है। अलग अलग बताते हैं, भाषण देते हैं, गद्दे पे बैठने के बाद आपका इतिहास पे आप कैसे भ्रष्ट है? भ्रष्टी है, भ्रष्टी रख रहा है आप लोग ने, कोई नहीं बदल रहा है। आई कैन टेल मेनी रीजंस। 74,000 करोड़ रुपया कारपोरेट वाला से वसूली करने का पैसा वसूली नहीं किया, छोड़ दिया आपने। ये देश में हम गरीबी क्यों है? निजीकरण कितने तेजी से चल रहा है। इसरो का 100 साइंटिस्ट रिजाइन करके गया, क्यों? वाई यू वांट टू मेक इसरो आल्सो? बीएसएनएल बना के कैसे किया? बीएसएनएल का स्थिति, एलआईसी का स्थिति क्या हो रहा है, रेलवे का स्थिति क्या हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे निजीकरण करने के फिर हमारा का बताते हैं हम ये देश भारत महान है। यही है आपका। सो यू मस्ट नाउ गेट अप, वी मस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सच्चाई, बात करना शुरू करना। दलित का शक्ति क्या है, मूल निवास का शक्ति क्या है, हम ये देश का दूसरा रास्ता पे कभी नहीं लेके गया। ये देश का अहिंसा सच वो क्या बोलते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर समता ममता, यही सड़क पे हम लेके जा रहे हैं। हमारा दिशा का ये लोग आके नया नया बनाते हैं, और ललित सर भी बताया ये विदेशी है, इसलिए वो लोग ने ये स्वदेशी 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 ज्यादा क्यों बोलते हैं? वो विदेशी है इसलिए वो हमारे का स्वदेशी है। अरे इधर ही है। मुझे आज पूछ रहा है आप ये देश का नागरिक है, कोई दिखाओ। क्यों दिखाना भाई? बर्थ है बॉर्न हियर। ये देश का मैं नहीं है, इतने पीढ़े से मैं इधर ही है, आप दिखाना। कब आपने वहां सेंट्रल एशिया से इधर आया, आपका डॉक्यूमेंट दिखाओ, इतिहास नहीं बदलो। यही बाबा साहब अंबेडकर ने बताया। यू आर ए फॉरेनर, यू मस्ट शो योर डॉक्यूमेंट, नॉट वी। हम लोग हैं, हम किसी का डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी नहीं। एसआईआर पहले क्या बोला? सब आना, वोट डालना, मतदान सब लोग करना। क्यों था हमारा का वो समय वोटिंग परसेंटेज 30, 40, 50,
50 कभी क्रॉस नहीं करते थी। 20, 25, 30 साल, 40 साल का पहले कोई वोट ही नहीं डालते, वोट देना आते नहीं पोलिंग बूथ का। फिर सबका आवो आवो आवो, सब बन जाओ मतदाता बताया। आज का तारीख पे इस पे उनका फायदा नहीं मिल रहा है, गांठना शुरू कर दिया। फिर सब वो बोल रहा है मेरा माँ 25 साल का पहले मर चुका, मेरा फादर इसका पहले मर चुका। मैं कर्नाटका से आके इधर दिल्ली पे अभी 22-25 साल से इधर ही है। वो बोल रहा है 2002 पे आप वोट कहाँ डाला? मुझे क्या याद होते, कल क्या खाना खाया मुझे अभी याद नहीं। सुबह नाश्ता खाया नहीं खाया, कोई पूछे तो मैं सोच रहा है खाया नहीं खाया। जिंदगी ऐसा है तो यू आर आस्किंग मी टू शो द डॉक्यूमेंट। मुझे बोल रहा है आपका मतदाता इस पे लिखना मुश्किल है। मैं उनका बताया कोई बात है छोड़ो, यू आर नॉट ए अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन इज नॉट द अथॉरिटी टू डिसाइड द सिटीजनशिप। वो नहीं है, वो पासपोर्ट है। वो पासपोर्ट वो बोल रहे हैं अभी पासपोर्ट भी ये सिटीजनशिप का कुछ नहीं है, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट। फिर क्या है नागरिकता का दिखाने का? आप बताओ। उनका पास कुछ भी नहीं है। ऑल द पेपर टाइगर्स, ऑल दिस डोमिनेंट कास्ट, दबंग जाति लोग, कितने लोग हैं ये देश का अंदर, कोई भी वो, दे आर नॉट मेजॉरिटी एट ऑल। वो मेजॉरिटी है नहीं। हम सत्य सच पे सारे हम इकट्ठा हो जाए तो वी आर द मेजॉरिटी, वी आर द मेजॉरिटी, वी हैव द मेजॉरिटी विद अस। वो एक ऐसा एक मिथ बना के हम सब हम सब हम सब, फिर हम लोग ने शादी का समय, बारात का जाने के समय आप हमारा नहीं है, राशन कार्ड देने के आप हमारा नहीं है, जमीन पर आया आप हमारा नहीं है, हम पानी कुआं का बस पानी लेने के गया आप हमारा नहीं है। ये द्वंद्व नीति का बंद करने के समय आ गया। दैट इज एन आवर बामसेप का आज का हम लोग ने निर्णय लेना। सारे बोलते एक है, करते दूसरा है। मेरा जिंदगी मेरा जीवन पे सबसे बड़ा परेशान का बात है, वो दिखाते दूसरा है। 12-16 साल उम्र होते हैं, वो समय सबका मन पे आते हैं, स्कूल पे बताते हैं हम सारे एक है। 12-13 साल, 8 साल, 9 साल का जस्ट स्टार्टेड। इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा एक बहाना एक बताते हैं। बट आफ्टर सम टाइम मेरा क्या होते हैं, कोई एक बार उनका कोई शादी नहीं, वो व्हाट इट इज कॉल्ड इनॉग्रेशन, नो, न्यू हाउस वार्मिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश। वो एक बैंक वाला, मेरे पहले जिंदगी पे एक बैंक ऑफिसर मुझे पता चला। इसके पहले हमारा माँ बाप अनपढ़ है, कोई कुछ दूसरा समाज पे संबंध नहीं है। उनका नाम प्रताप है, वो बैंक पे काम करते हैं। उन्हें कुछ घर बनाया, नया घर। सो उन्हें मुझे बताया आप प्लीज कम फॉर गृह प्रवेश का आ जाओ। मैं बोला कहाँ है? उन्हें बोला इधर पाइपलाइन एक आते हैं, पाइपलाइन से आप सीधा आ जाओ, लेफ्ट साइड आपका एक जगह एक छोटी घर बनाया, वहां आ जाओ। ठीक है, मैं गया। जाने के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज एन ऑलमोस्ट लाइक 25 साल उम्र का समय। मैं गया वहां, देख रहा है कहीं भी छोटा घर है नहीं। ये घर है वो 3 फ्लोर्स, एक बड़ा बिल्डिंग है। इसका कलर लाइट गीट चमक चमक लग रहा है। बट ये तो वो मुझे बताया छोटा घर है ना, ये बड़ा घर है। मैं वापस आ गया। 2-3 दिन के बाद मैं बैंक गया, वो मुझे बताया क्यों नहीं आया। मैं आया सर, वहाँ छोटा घर कुछ नहीं मिला। कितने दूर आया? वो बोला 2-3 किलोमीटर में पाइप का साथ ही गया सर, छोटा घर नहीं मिला। ये मेरा गलती नहीं है, मेरा माँ बाप ये देश मुझे पहले यही सिखाया। क्या बोलते हैं इसका विश्वास करो बताया। मैं ऐसे ही विश्वास करने के एक सिंपल पर्सन है। छोटा घर बोल के बड़ा घर बनाए तो भी मैं पहचान नहीं कर पाया।
ये मेरा स्थिति है। आप कह सकते मैं बेवकूफ है, ओके, बट आई एम ए वेरी सिंपल। बट आप बोलते हैं इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर इक्वल। मैं बाहर जाते हैं वो बोलते हैं मुझे आप बंगी का बेटा है, मैं कैसे ले लो? ये मैं कैसे डाइजेस्ट करो? मैं सोचते हैं आप और मैं दोनों एक ही है। मैं आपका पास आ रहे हैं आज सेकंड देने के, आप थोड़ा दूर जाए तो कितने परेशान होते हैं। मैं कैसे लिखो? मेरे कोई भाषा नहीं आते हैं। आपने लिखा भाषा और इसका अर्थ क्या होते हैं, बट मेरे कोई भाषा नहीं आते हैं। ये दुरदृष्ट है या अदृष्ट है पता नहीं। कौन सी भाषा पे भी मैं सही ढंग से नहीं बता पाएंगे। तेलुगु, तमिल, कर्नाटका का कुछ भी नहीं। इंग्लिश ने सीखा वो किसी का भी कहा इज है कहा वाज है मुझे आज तक पता नहीं, बट आई स्पीक हिंदी। इधर आके अभी सीखा, बट बोलते हैं इस पे वो बोलते हैं गाड़ी आ रही है, आप स्कूटर चल रही थे। अरे भैया इतने स्कूटर आ रहे हैं, गाड़ी जा रहे हैं, यहाँ तक बराबर है। इतना काफी है सर। सो मैं क्या बताना चाहते हैं, देयर इज समथिंग इज एन हिंडरिंग मी टू से दैट मेरे को कितने चोट लग गया मेरे दिल पे। आपने मुझे बंगी बोला, बताने के आज तक मेरा पास शब्दावली नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड आई एम ए सिंपल वन, बट देयर आर द lakhs of the people in this country। हमारा अछूत लोग, करोड़ करोड़ लोग इतने इतिहास पे इतने साल से, उनका दिल का अंदर कितने परेशान है, बाहर कभी नहीं आ पा रहा है। ये देश डूब जाएगा अगर हमारा आंसू सारे आ जाए तो। इतने परेशान पे है ये जाति, बट हम चुपचाप है, हम बात नहीं करते हैं। मुझे भी बताया बाहर कहीं नहीं बोलो, अब कौन है? थोड़ा तो इतने ये गोरा काला ये भी बीमारी है ना हमारे देश पे। सो कुछ तो है, थोड़ा इतने काला नहीं है। सो थोड़ा पाउडर डाल के बाहर जाओ, खत्म हो जाएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आप गोरा है प्यारा है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। हम कहाँ पैदाशी होते हैं, माँ बाप कौन है, इसी से ये देश पे पहचान बन जाते हैं। मैं कैसे अछूत बन गया आज तक मुझे पता नहीं। मैं सोचते हैं ये देश पे कोई भी है, वो मैं आप सब एक ही है। क्यों? तो आपने बताया इंडिया इज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल इंडियंस आर इक्वल। समानता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इसका पूरा 100% विश्वास करते हैं, इसलिए मुझे इतने दुख होते हैं। कई लोग सोचते हैं हम समान है, बट महिला थोड़ा तो कमजोर है। बिल्कुल सोचते हैं, सही बात। समानता का लड़ने वाला हम भी सोचते हैं समानता तो बराबर तो है, बट महिला है ना वो थोड़ा तो कमजोर है। सो हमने हमारा ताकत दिखाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पे, बस पे, कहीं हम जाते हैं ट्रेन पे, उनका सामान लेके ऊपर लगाने के समय लगा के फिर हम लोग मर्द सोचते हैं मैं बहुत बलशाली है, मेरा काम कर दिया मैंने। हमारा कहा दिखाना कोशिश करते हैं। दिस इज एन पितृसत्ता पैट्रियार्की, एक बीमारी हमारा अंदर है। सिर्फ अछूत ये टचेबल अनटचेबल ये लड़ाई वहां बंद नहीं होते हैं, या और भी जाते हैं आगे। वहां पितृसत्ता भी है, इसका बाद और भी है, और भी है, और भी है। ऐसा कई चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन इन द मेनी लेयर्स, इट इज इन मेनी लेयर्स, 1 2 3 ऐसा छुपा के नीचे से है वो निकालना पड़ते हैं। वी नीड टू डिग। मेरे परिवार ने बताया किसी का नहीं बोला साइलेंट चल जाओ, चुपचाप चल जाओ। चुपचाप से नहीं जा सकती। यू कैन नॉट हाइड योर कास्ट। अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा नाम बदल जाए तो हो जाएगा। कहाँ रहते हैं आहा से थोड़ा दूर जाए तो नहीं जाते हैं। डायस्पोरा अमेरिका, जर्मन, जापान कितने लोग गया, वहां जाने के बाद भी वहां भी शुरू कर दिया ये महान लोग। ये महान लोग ऐसा छोड़ने वाला नहीं है। जाति उन्मूलन बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टि है। ये सिर्फ मूल निवासी दलित हम लोग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा इसका उन्मूलन। ये हम याद रखना बहुत जरूरी है। ये देश का डेमोक्रेसी आज का तारीख पे खतरा पे है। देयर इज नो लोकतांत्रिक।
ये देश में कभी लोकतांत्रिक होते हैं, ये कोई नागरिक है, कभी प्रश्न सवाल उठाने के कोई भी डर ना होते हैं, वही डेमोक्रेसी होते हैं। बट आज का तारीख में ये नहीं है। ऐसा एक नागरिक हो ये तो भी ये पूरा स्टेट है, राज्य है, उनका डर पैदा हो रहा है। वन पर्सन स्पीकिंग द ट्रूथ इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू एक्सेप्ट। सोनम का भी एग्जांपल ले सकते। एक व्यक्ति बोल रहे हैं, इतने बड़ा डेमोक्रेसी पे एक व्यक्ति सवाल उठाए तो क्या होते हैं, क्या सवाल है सुन लो। उन्हें खाना खाने के बंद कर दिया, अनशन पे बैठ लिया। ये सरकार ने सुनना तो कंप्लीटली बंद कर दिया। वो सुनेंगे नहीं, बिल्कुल सुनेंगे नहीं। नहीं सुने तो भी उनका मालूम है अगले इलेक्शन पे लोग तो हमारे वोट डालेगा, हम क्यों सुने के उनका फर्क नहीं पड़ते है। मैं नहीं सुने तो भी मैं ही प्रधानमंत्री है, मैं सुने तो भी मैं ही प्रधानमंत्री है, मैं ड्रामा करे तो भी मैं ही प्रधानमंत्री है, मैं विदेश चले तो भी मैं ना चले तो भी मैं प्रधानमंत्री है। विदेशी मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपया खर्च किया पिछले साल, 50 करोड़ का लेखा नहीं दे रहा है। विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पेंड 50 करोड़ रुपया का काग ने लेखा, तो काग का तो लेखा देना ही पड़ते ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का नहीं दे रहा है। कहां है? तो कौन कौन जा रहा है? तो मैं क्या बता रहा है, बी ए पॉलिटिकल। लोग बोलते हैं हम राजनीति नहीं करना। राजनीति इज नॉट, राजनीति इज द लाइफ इन द डेमोक्रेसी। विदाउट द राजनीति डेमोक्रेसी पे होते कुछ नहीं। ये सामाजिक संस्था नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीति का सारे लेके हम लोग ने इकट्ठा करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेगा, अभी एक व्यक्ति का सुप्रीमसी होते हैं इन डेमोक्रेसी, नागरिक का उनका सुप्रीमसी होते हैं। अभी क्या हो गया, वो कोई भी ऐसा नहीं चाहिए, हमारा का भीड़ चाहिए। वी वांट ए फॉलोवर्स, वी वांटेड, वी डोंट वांट ए सिटीजन। मुझे नागरिक जरूरी नहीं है, इसलिए हमारा नागरिकता भी सवाल पे डाल दिया। तो हम लोग ने क्या है, हम जा रहे हैं एक पत्र लेके, अरे मेरा फोटो है, मेरे माता का ये, मेरे पिता का है, मेरा ये पता ये है, मेरा उम्र ये है, मुझे नागरिक बनाओ। फिर अभी समझ रहा है, सो दे आर टेकिंग आवर सिटीजनशिप बट नॉट, दे आर आल्सो टेकिंग आवर सिटीजनशिप राइट्स। दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। We got the fundamental rights not by any individual or any party. कोई पार्टी ने नहीं दिया। फंडामेंटल राइट बाय बर्थ we got. नो, किसी दान नहीं दिया मुझे। ये देश में जीने के हक, शिक्षा होने के हक और सारे हक कितने हैं, सारे मुझे ये देश में पैदाशी हो गया, वो समय मुझे मिला। कोई मुझे दान नहीं दिया, कोई भी नहीं खींच सकती। वो लोग सोच रहे हैं अभी खींच के लेके जाएगा। यहां तक जाए तो हम ये देश का नागरिक, हम उठ के बात करना जरूरी आ गया। हम साइलेंट बैठने के समय नहीं है ये। वी मस्ट गेट अप एंड से दैट यू कैन नॉट क्वेश्चन माय सिटीजनशिप, बट आई कैन क्वेश्चन द स्टेट। स्टेट गलत कर रहा है, ये देश अच्छे जगह से नहीं जा रहा है, आपका सोच गलत है, बोलने के हमारा का हक है। हमारा हक खींचने के कोई प्रावधान से उनका कोई इतिहास पे होगा, संविधान पे होगा, कहीं एक बूंद भी जगह नहीं है। दे आर वर्किंग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। टुडे एवरीबडी इज ब्रिंगिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कल जंतर मंतर भी गया, सारे लोग संविधान का प्रति पकड़ के, ये देश पे किसान का लड़ाई होगा, शाहीनबाग का लड़ाई होगा और कोई भी लड़ाई होगा, हर जगह आप देख रहे हैं 10 साल से 15 साल से संविधान लेके आ रहे हैं। वो संविधान का हम मूल है, ये मूल निवासी का प्रति है, वो हमारा इतिहास है। उनका पास समानता का जगह नहीं है, उनका घर पे नहीं है, उनका जीवन पे नहीं है, उनका गांव पे नहीं है। बट हम लेके आया। बाबा साहब अम्बेडकर, एज यू सेड राइटली,
He has brought everything. दलित का, शोषित वर्ग का, अछूत का इतिहास पे संस्कृति, हमारा इतिहास संस्कृति, हमारा संप्रदाय था, कुछ भी वगैरह रीति रिवाज वहां से आया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिख के नहीं है। दैट इज व्हाट इज आवर लाइफ। आवर लाइफ से बराबर है, उनका है नीति है वो बराबर का खिलाफ है। ये बड़ा लड़ाई है। ये लड़ाई पे अभी हम लोग ने आगे जाना बहुत जरूरी है। द स्टेट मस्ट कम बिहाइंड अस, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, दैट इज द नीति है। लाइक अभी एक घोड़ा, एक झटका क्या बोलते हैं, हॉर्स वैन, हॉर्स घोड़ा ना, हाँ, घोड़ा आगे होना, गाड़ी पीछे होना। अगर घोड़ा पीछे जाए तो गाड़ी चलेगा। नागरिक आगे आना, नागरिक हैज टू लीड द कंट्री, कंट्री शुड नॉट लीड द पीपल। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज एन सुप्रीमेसी। सॉवरेन सिटीजन मतलब क्या है? इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। When the citizens are the sovereign citizen, the country will become a sovereign country. When the citizens are slaves, you cannot build a sovereign country. ये सिंपल लॉजिक पता नहीं होते हैं क्या? पता होते हैं, but they want to reverse everything. They want to take all the नीति back. क्या क्या लड़ाई से आपका जैसा लोग संडे भी आपका समय भी छोड़ के इधर आके क्यों बैठ रहा है? You want to say we are still alive. हम अभी जिंदा है। ये देश का हम लोग ऐसा आपका मर्जी से नहीं तोड़ेंगे, बताने लेके आप आया। ये आगे रखना हम लोग, अभी हम आगे आना, हम लेके जाना। माय डियर फ्रेंड्स, एंड इधर बहुत लेडीज भी सारे लोग हैं, सो मैं अभी ज्यादा से बोलने वाला नहीं। आई वांट टू क्लोज एंड आई वांट टू, बिफोर क्लोजिंग आई वांट टू से 2 थिंग्स अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाउ इट इज। आपका सबका मालूम है, इतने साल लड़ने के बाद कई लोग ने लड़ रहा है, होने के बाद आज का तारीख पे 46 डिस्ट्रिक्ट का अंदर, 46 जिला का अंदर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों पे हाथ से मैला उठाने वाला काम, ड्राई लेट्रिन, शुष्क शौचालय अभी भी है। आपने आया, करोड़ रुपया खर्च कर दिया, टॉयलेट बनाया, इसका अवार्ड कुछ मिलना ले लिया, सारे खत्म हो गया। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये देश का नागरिक की एक महिला आज का सुबह भी जाके 30 हाथ से उठाया। इससे बड़ा बात ये देश का अंदर क्या होते हैं आप सोचो। आज का तारीख पे ये होने के बावजूद हम पार्लियामेंट का, सारे पार्लियामेंटेरियन का लेटर चिट्ठी लिखते हैं, बट जवाब कभी नहीं मिलते हैं। सवाल भी कोई 4-5 लोग उठाएंगे, मंत्री आके पार्लियामेंट पे बोल रहा है ये देश पे महिला प्रथा है ही नहीं। 11 साल सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया यस देयर इज ए मैनुअल स्कैवेंजिंग, पिटिशन ने अप्रूव कर दिया, फिर भी नहीं सुनते हैं। ये देश का अंदर ये खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। ये थोड़ा छोटा कुछ होने के समय आपका पता होगा, ये गट्टर का अंदर, सेप्टिक का के अंदर अपना लोग का घुसा के मार डालने के काम और तेजी से चल रहा है। 2014-15 वो समय पे ये देश पे 30-40 लोग सिर्फ 1 साल का अंदर गट्टर का अंदर मर चुका, ऐसा डेटा है। 2014 पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कितने लोग है पहचान करो, उनका 10 लाख रुपया मुआवजा देने के एक आदेश दिया। वो समय सरकार से हम पूछे तो कितने लोग हैं, वो बता रहे हमारा पास आंकड़ा है नहीं। कोई मर्डर होते हैं, कोई हत्या होते हैं, सबका रिकॉर्ड होते हैं, जंग का रिकॉर्ड होते हैं, कोई मरण का रिकॉर्ड होते हैं, इसका डिपार्टमेंट्स है। बट हम सफाई कर्मचारी दलित लोग कोई मरे तो आपके पास रिकॉर्ड भी होते नहीं। सो बहुत परेशान हो गया। सो हमने एक यात्रा निकाला, भीम यात्रा नाम से। 125 दिन कितने लोग उनका आश्रित लोग का ऐसा खोया गया। वो बस पे बैठ के पूरा इंडिया घूम के
वो लोग ने कलेक्ट करके कम से कम 2600 ऐसा लोग मर चुका वो समय तक, वो डेटा लेके सरकार का दिया, आज तक कोई कार्रवाई है नहीं। फिर इस पे लड़ने के शुरू कर दिया हम लोग ने। अभी पता चला ये साल अभी तक 108 लोग 6 महीने खत्म हो गया ऑलरेडी मर चुका। पिछले साल 121 लोग मर चुका, ये साल 6 महीने के अंदर 108 लोग आ गया। सो इसका हम लोग ने रैली धरना किया, मेमोरेंडम सबमिट किया, ये काम आगे चल रहा है तेजी से। सो हमारा का वो बता रहे हैं पहले 10 लाख ने दिया, अभी 30 लाख दे रहा है। 10 लाख दिया पहले, अभी वो लोग ने बोल रहा है हम अभी 30 लाख दे रहा है। एक मंत्री आके वह 30 लाख चेक लेके, वह डेड बॉडी है इसके सामने 30 लाख रुपया का चेक लेके फोटो खींच रहा है। सो मैंने उनका बताया आपने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, 30 लाख लिया, ये बाजार नहीं है। हमारा किसी का जान हम लोग ने मार्केट पे आपका बेचने के तैयार नहीं है। Our life also as equal your life, and there is a जीने के हक है, ऐसा जीने भी नहीं है, गरीबा से जीने के हक है। आर्टिकल 21 says right to life with the dignity. What happened when so many people are dying in the sewage and septic tank? Why the country is just keeping quiet? You can't say ये गलत है। कोई भी 5 लोग का रोड एक्सीडेंट हो तो सारे लोग ट्वीट करते हैं, इधर से हेलीकॉप्टर चल जाते हैं, बट ये देश के अंदर 108 लोग 6 महीने के अंदर मरने के बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं, कोई बयान नहीं है। Why this is? So we must make their silence break. हमने अभी एक ताकतदार एक योजना बनाना, हम ताकतदार कैंपेन बनाना, हम नहीं सोना। So we decided India at 80. Next year India is going to celebrate 80 years. August 15th का वो समय तक महिला प्रथा भी लेके जाएगा। सीवर का गट्टर के अंदर मृत्यु है, ये भी अच्छा कंटिन्यू करेगा। इसका कब रुकेंगे? So we are launching a campaign India at 80. एक साल के अंदर वो खत्म नहीं करे तो we the people of India, we will end the manual scavenging, we will stop the sewage and septic tank deaths, we will end the untouchability symbols, we will stop all the slavery forms. We prove that we the people of India, we the true citizens of this India. ये संदेश हम लोग ने कोने कोने पे ये देश पे लेके जाने के। We everybody must get up and say that this is our king, this is my India. We will not allow you to spoil my country. This is ना हम लोग ने हमारा नारा लेके जाना। My dear friends and my dear Ambedkarites, हमारा ये सफर बहुत लंबा है। ये सफर पे हम लोग ने ऐसा अछूत जैसा भी हमारा 80 इयर्स होने के समय भी सेलिब्रेट करके तिरंगा लेके जाना अच्छा नहीं है। इसका रुकना बहुत जरूरी है। We can't be untouchable after 80 years of the democracy. If that is the status, there is no point of we live in the democracy. We will make India as in a true democratic country soon. Thank you. Jai Bhim, Jai Mool Nivasi. थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे समाज के लिए समय निकाला, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया और आपके इस जोश को हम सल्यूट करते हैं। थैंक यू। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय किशन चंद्रा जी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं औपचारिकताओं में फिर से न जाके सम्मानित मंच और आज के सभापति महोदय और आज के मुख्य अतिथि महोदय, आपका जो वक्तव्य यहाँ था
मेरे अभी रोंगटे भी खड़े हैं और सेम टाइम मेरी आंखें भी भर आई। सैल्यूट सर। साथियों, वक्त की पाबंदी है। आज का विषय पूंजीवाद, निजीकरण पर बात करनी है। पूंजीवाद और निजीकरण पर बाम से और इसके ऑफशूट विंग्स लंबे समय से एक जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं। उसी जन जागरण अभियान के तहत BS4 डोर टू डोर के क्रम में ये क्लस्टर अधिवेशन आज आयोजित है। तो मैं विषय पर अपनी बात जो रखने जा रहा हूं यहाँ, उसका निष्कर्ष मैं पहले आपको बता देता हूं। तो उसका निष्कर्ष ये है कि हमारे देश में मनु का संविधान लगभग लागू हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणा मात्र होनी है और उस औपचारिक घोषणा के बीच, और आज हम यहाँ जब बैठे हैं, इसके बीच जो हमारे पास समय उपलब्ध है, तो हमारे पास मतलब ये ऑप्शन है कि या तो हम जो आने वाली जो तलवार है उसके इंतजार में अपनी गर्दन झुका के अभी से बैठ जाए, और फिर यह दूसरा तरीका है कि हम पूरी ताकत से अपनी लड़ाई शुरू कर दें ताकि हम उस तलवार का न केवल मुकाबला कर लें, उस तलवार को छीन भी सकें। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जितने भी हमारे बाबा साहब के संविधान से लाभान्वित जितने लोग हैं, उनको समाज में जाके प्रबोधन करना होगा। प्रबोधन से जागृति आती है और जागृति से संगठन का निर्माण होता है, और संगठन बनने के बाद फिर संघर्ष का रास्ता तैयार होता है, और संघर्ष के बाद ही हमें हमारे हक अधिकार मिल सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो इसलिए जब भी समय मिले, छुट्टी लेकर शनिवार रविवार जब भी समय मिलता है, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में जाके उनके साथ बात विवाद और संवाद, ये सब हमको करना होगा। तो ये मेरा बात का निष्कर्ष था। मैंने निष्कर्ष इसलिए भी बता दिया कि मैं, जैसे हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, मैं एक और आपको मैंने सुना था सर, आमिर खान जो सत्यमेव जयते प्रोग्राम चलाते थे, तो वहाँ मैंने आपको सुना था। तो आज मैं अपना आपको बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि आपसे मैं रूबरू हो गया। एक ऐसे ही एक प्रोफेसर गुरनाम सिंह है पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वो कहते थे कि वो मेरी जानकारी ये है कि अब वो शायद है कि नहीं है, तो वो कहते थे कि जब भी आप कोई बात खड़ी कहने के लिए कहीं खड़े हैं, बात संवाद कर रहे हैं, तो फिर आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो पंजाबी भाषा में अक्सर अपना कहते थे, तो गल सिरे लगनी चाहिए। आपने जो कहा उसका मतलब समझ में आना चाहिए, अदरवाइज फिर ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं
अपनी बात आज शुरू कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी पीछे की जर्नी में आपको ले जाना चाहता हूँ। पीछे की जर्नी जो है वो है हमारी 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, हमारे दादा परदादा के वक्त की बात है। कैसा उनका जीवन था वो जो है, मैंने जिस अभी मनु के संविधान की बात की, वो हमारे पास आज भी आप चाहेंगे तो जब चाहे पढ़ सकते हैं। तमाम उनकी चर्चा होते रहती है। तो मैं उनमें से कुछ चुनिंदा 2-4 पढ़ के अपने जो पुरखे थे उनका क्या जीवन था उसके बारे में थोड़ी सी झलक आपको इनसे मिली। घृतम दुग्धम च चांबुलम, घृतम दुग्धम च तांबुलम श्रेष्ठ अन्नम वर्जिते, शूद्र न ग्रह बासेत न च शुद्ध जलम पिबेत, एतसाम कारणात् तु दुखम भवेत। अर्थ क्या है इसका कि शूद्र को ही दूध श्रेष्ठ अन्न वर्जित है। शूद्र का घर नहीं होना चाहिए, शूद्र को शुद्ध जल नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से दुख होता है। दुख किसको होता है अभी मैं आपको आगे बताऊं। मनुस्मृति का 31 और श्लोक है, 10वां अध्याय 125वां श्लोक। शूद्रा ये हि दातव्यम उच्चिष्टम वस्त्रमेव च, अन्न शाप्य उत्कश्यपे देयम शूद्रे तु निश्चितम। इसका अर्थ क्या है? शूद्र को झूठा अन्न देना चाहिए, उच्छिष्ट देना चाहिए। उसके पास हमारे पुरखे कौन सा खाना खाते थे जो उनके घर पे बच जाता था? उच्छिष्ट। पहनने के लिए उसको उतरन देनी, पुराना वस्त्र देना चाहिए। नया वस्त्र शूद्र नहीं पहन सकता था हमारा पुरखा। और उसके इस्तेमाल की निकृष्टतम जो वस्तु है वो होनी चाहिए। एक आध और पढ़ जाता हूं। शक्ति नापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शूद्रो ही धनमा साध्यो ब्राह्मणा नेव बाध्यते। कि सक्षम होने पर भी शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन प्राप्त कर लेने से शूद्र ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। आपके लिए कर्तव्य भी निश्चित है कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधि से एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। हमारे पुरखों का एक ही काम था कि वो अपने से ऊपर वाले जो वर्ण हैं उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा किए हुए करना था। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मैं समय की बाध्यता को देखते हुए उसे करता हूं। तो इन सब का ये जब मैंने आपको क्यों सुना है, ये जो है हमारे इसका सारांश क्या है, हमारे पुरखे कैसे उनका जीवन था। उनके लिए खाना क्या था? उनके लिए खाना है जूठन। उनका पहनावा क्या है? उनका पहनावा है उतरन, जो वो उतार के कपड़े पहन के उतार के देते थे, वो हमारे पुरखे पहनते थे। उनका रहना क्या है? उनका रहना है गांव के बाहर। हमारे लोग पुरखे गांव के अंदर तक प्रवेश पाते थे जब उनका कोई जानवर मर जाता था या फिर कोई ऐसा गंदा काम करना होता था। और उनका जीवन कैसा था? पशु की तरह जीवन था उनका। जब जैसे जानवर को कभी भी कोई खरीद लेता है, कोई भी बेच लेता है, तो हमारे पुरखों को भी खरीद बेच सकता था। मतलब बेचने का भी आप देखिए कि एक परिवार है, माता हस्बैंड वाइफ, माता पिता है, उनके बच्चे हैं। जरूरी नहीं कि वो सब एक ही जगह उनको चलो यार पैकेज में बेच देते हैं। पिताजी को अलग बेचा जा रहा है, माताजी को अलग बेचा जा रहा है, लड़के को अलग बेचा जा रहा है, लड़की को अलग बेचा जा रहा है। जरा कल्पना करिए कि किस स्थिति में हमारे पुरखे रहते थे। और हम आज भी उस स्थिति में ही होते, आज भी हम गुलाम होते। अगर
एक महापुरुष का जन्म न हो तो हमारे माता बहनें और हमारे समाज के तमाम लोग जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, जिन तक क्या कहिए कि जिन तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, वो तमाम जगह कथा में, जागरण में वहाँ जाते हैं और कथा जागरण में नहीं जाते हैं तो वो अगर टीवी ऑन करते हैं सवेरे तो उनको वहाँ एक आदमी मिलके निकल के उसमें से आता है और रोज हमको जो है वो बताता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ क्या है कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है। अधर्म का उत्थान क्या है कि जब एकलव्य जो है वो धनुर्विद्या सीखने लगता है, जब सबू विद्या पढ़ा के और लोगों को कुछ जागृत करने लगता है, तब वो धर्म जो है अधर्म का उत्थान उसको कहते हैं। तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए इस धरती पर जन्म लेता हूँ। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। हमारे लोग बहुत कथा कहानियों में जाते हैं तो उनको ये सब चीज़ें उनको वहाँ बताया जाता है। अब ये जो सज्जन इसमें कौन है, मैं सज्जनों की रक्षा के लिए सज्जन कौन है और दुष्ट कौन है, ये आप रामचरितमानस में आप देख लीजिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजाता। हम यानी कि भगवान जब कब आते, किसके लिए आते हैं? भगवान बार बार जन्म लेते हैं, भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, किसके लिए? ब्राह्मण के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवता की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए। लेकिन इसमें हमारा तो कहीं जिक्र है नहीं। तो हमारी रक्षा के लिए कौन जन्म लिया? हमारी रक्षा के लिए एक ही महापुरुष ने जन्म लिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब ने जब जन्म लिया, पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए। आज का जो हमारा वर्तमान है उसके जिसकी बदौलत हम आज अच्छे कपड़ों में यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, हमारा बौद्धिक स्तर थोड़ा सा जो बेहतर हुआ है, उसके लिए उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया और एक दस्तावेज उन्होंने तैयार किया, उस भारत का संविधान। अगर भारत का संविधान नहीं होता मित्रों तो हम उसी गुलामी की स्थिति में आज भी रहते। तो इससे क्या हुआ कि संविधान की बदौलत जो है, मैंने अपने बात का निष्कर्ष पहले बता दिया है। संचालक महोदय जब मुझे रोकेंगे मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो मैं जो है उससे क्या हुआ कि हमारा जो है समाज में, हमारे समाज का आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ। आज का टॉपिक है हमारा पूंजीवाद और निजीकरण पे। तो मैं इसमें दो चीज़ों को टच करने की कोशिश करूंगा। एक है सरकारी नौकरी और दूसरा है शिक्षा। इन दो विषयों में मैं बात करूंगा। पहले बात करूं सरकारी नौकरी पर। सब आप लोग इतना जानते हैं कि सरकारी हमारे लिए जो सरकारी नौकरी यानी कि प्रतिनिधित्व का अधिकार, आरक्षण नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला आरक्षण नहीं, उसको तो आरक्षण तो भद्राम कर दिया गया, वो प्रतिनिधित्व है इसके लिए। और प्रतिनिधित्व भी वो हमको कम्युनल अवार्ड की कीमत में, मतलब समझिए कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, हमारे पास सोना था तो सोने के बदले हमको पीतल पकड़ा के हमारे पास वो समझौता था पूना पैक्ट। तो फिर भी उस पूना पैक्ट में क्या प्राविधान था कि जितने भी सरकारी सेक्टर होंगे, सरकारी संस्थान होंगे, उसमें आबादी के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन
जिन ताकतों ने ये व्यवस्था 2-2,500 साल से बनाई हुई थी, उनको ये मंजूर नहीं था। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, तरह तरह से किया, तब भी किया और आज भी ये विरोध जारी है। क्यों? कि सरकारी नौकरी से इस समाज का सामाजिक स्तर बेहतर हुआ। हम आज जिस स्तर में भी है ना, तो उसके लिए समझे कि अगर हमारे लिए इस चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ अगर इसके पृष्ठभूमि में है तो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं होती तो फिर हम आज आर्थिक स्थिति में भी नहीं हमारा बेहतरी होती, न सामाजिक स्तर हमारा बेहतर होता। तो वो इस जुगत में तभी से लग गया कि ये जो भागीदारी का जो कि प्रतिनिधित्व का कानून है, पूना एक्ट है, उसके हिसाब से बाध्यता है कि सरकारी संस्थानों में इनको जो है प्रतिनिधित्व दे रहा है। तो उसने जो है कुटिल और कुत्सित चाल चली कि जो सरकारी संस्थान है उनको प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दिए। प्राइवेट हाथों में देने का मतलब कि उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा मतलब उसमें मूल निवासी बहुजनों का कोई नियंत्रण या हकदारी नहीं रहेगी। तो अब आप आज देख रहे हैं कि बहुत गिने चुने पद हैं सरकारी नौकरियों में, बहुत गिने चुने पद हैं और उसमें भी जो है 10% वाली जो आबादी है उसने 90% जगहों के घेरा हुआ है। आप किसी भी कार्यालय में देख लीजिए, वो 10% भी आप कहिए कि अगर उसको मैं और थोड़ा प्रिसाइज करूं तो 3% वाले जो है 90% में छाए हुए। तो उसने यही नहीं रोका, मतलब पद खत्म कर दिए और उसने आगे के लिए भी देखिए उसने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उसने क्या क्या डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया। आपका ये जो यूनिट है, आपकी जो बड़ी यूनिटें हैं उनको ओके पर्ची आ चुकी है, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया, बैकडोर एंट्री की, उपनल संविदा, लेटरल एंट्री, ईडब्ल्यूएस, तमाम इन सब चीज़ों को उन्होंने शुरू किया। एक्चुअली जब पर्ची आ जाती है ना तो मैंने इसीलिए निष्कर्ष सबटा पहले कर दिया, तो बड़ा कंसंट्रेशन फिर जो है ओके चलिए सब ठीक। तो मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। ये किताब है, ये डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा लिखी गई है। ये मैंने अभी बाहर स्टॉल में भी देखी, शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण, एक ब्राह्मणी षड्यंत्र। तो इसमें जो चीज़ लिखी हुई है बड़े रिमार्केबल चीज़ है। मैं 2-4 लाइनों में उसको कह के अपनी बात पूरी कर दूंगा। तो ये जो इन्होंने इस पर जिक्र किया, मैं एक चैप्टर इसमें किया है, 2004 में किताब लिखी गई है। तो 2002 में मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों ने एक रेल रोको आंदोलन किया और रेल रोको आंदोलन जो है बहुत तीव्र हो गया। तो सरकार को उसका नोटिस देना पड़ा और उसका नोटिस उन्होंने ये लेना पड़ा, उनको ये आदेश करना पड़ा कि सरकार की सहमति के बिना फीस वृद्धि नहीं की जा सकती। उन्होंने क्या किया, झोपड़पट्टी वालों का आंदोलन क्या था कि अचानक फीस वृद्धि 300 रुपये उन्होंने केजी और लोअर केजी क्लासों में फीस कर दी। तो उस वक्त 2002-3-4 के आसपास आप देखते हैं कि लोगों की तनख्वाह 3-4-5 हज़ार रुपये ऐसी तनख्वाह हुआ करती है। तो उन्होंने ये कहा भाई जिसके जो सरकारी नौकरी में भी हैं, ठीक ठाक पदों में हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये आंदोलन किया। तो इसमें सरकार को नोटिस देना पड़ा और उनको ये आदेश करना पड़ा कि बगैर सहमति के फीस वृद्धि नहीं होगी। इसी दौरान क्या हुआ कि एनडीए सरकार ने एक कमेटी बनाई जो कि भूमंडलीकरण के माहौल में देश के अंदर शिक्षा
कि नीति कैसी होनी चाहिए। तो वो उस कमेटी का नाम था, आप सरप्राइज होंगे, बिरला अंबानी कमेटी। कुमार मंगलम बिरला और एक ए जो डॉक्टर साहब ने 2 ए बताया था, उसमें एक ए इसमें वो। तो अब देखिए, जो शिक्षाविद है ही नहीं, शिक्षा के से जिसका लेना देना नहीं है, उसको शिक्षा नीति के बारे में उसको कमेटी में, उसको शिक्षा नीति के कमेटी में रखा गया, उनको लगा दिया कि शिक्षा नीति की आप कमेटी बनाइए। तो वो क्या सिफारिश देंगे? उनकी सिफारिश ऑब्वियसली जैसी आएंगी कि उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने उच्च शिक्षा में उन्होंने कहा कि शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए, और खासकर उच्च शिक्षा का होना चाहिए। शिक्षा में हम जो बजट देते हैं वो बंद कर देना चाहिए, और शिक्षा को कॉस्ट रिकवरी बेस्ड बनाना चाहिए। यानी कि जो शिक्षा में जो खर्च कर रहे हैं वो रिकवर हो जाए। मतलब समझिए कि शिक्षा को उन्होंने दुकान बना दिया। उसका असर अब क्या हुआ कि देखिए, आपका जो आज के जो उच्च शिक्षा है, तो यूजीसी बंद हो गया। यूजीसी में जो ग्रांट मिलती थी खत्म हो गई। अब उसकी जगह हेपा आ गया, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। उसके लिए कोई भी एजेंसी जो है क्या काम करेगी, वो अगर उसको अपना इंस्टीट्यूशन चलाना है तो सरकार उसको ग्रांट ही नहीं देगी, बल्कि सरकार कहेगी कि आप हमसे लोन लो। जब लोन लेगा कोई इंस्टीट्यूशन तो उसको चुकता भी करना होगा। चुकता करने के लिए उसके पास संसाधन क्या होंगे, चुकता करने के लिए उसके पास संसाधन होंगे, वो अपने खर्चे कम करेगा। खर्चे कम कैसे करेगा? वो जो पढ़ाने वाले हैं, जिनको 1 लाख रुपए की सैलरी देनी पड़ी या 2 लाख रुपए की जो सैलरी देनी पड़ी, उसके जगह वो 10,000 रुपये में पढ़ाने वाला रखेगा। ठीक हो गया। और फीस बढ़ाएगा। जब फीस बढ़ेगी तो सबसे पहले स्कूल किसका छूटेगा? वो सब छूटेगा मूल निवासी बहुजनों का। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका 2002 में 86वां संविधान संशोधन आया, बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया। शिक्षा के जो 14 वर्ष की जो तक शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, ये खत्म, आखिरी लाइन बच गई। तो शिक्षा का जो अधिकार है, वो मौलिक अधिकार जो है, मतलब जो जिम्मेदारी लगाई थी कि वो स्टेट जो है उसको 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा सरकार देगी। जो 86वां संविधान संशोधन है, वो जो है वो क्या कहता है कि ये जिम्मेदारी अब सरकार के नहीं है। ये जिम्मेदारी अब बच्चों के माता पिता की है, और बच्चों के माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, अगर बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो उनको सजा भी हो सकती है। तो अब आपकी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, फिर भी आपने मेरे को सुना। देखिए, प्राइमरी स्कूल आप देख रहे हैं कि 93,000 स्कूल बंद हो गए। मिडिल स्कूल में आप देख रहे हैं कि आपके उनको स्टाइपेंड नहीं है, बच्चों का जो स्टाइपेंड की प्रोसेस इतनी है। कुल मिला के हमको शिक्षा और जो है किसी तरह से हमको रोकना है, हमारा मंद बुद्धि हो जाए, हम जो उसी स्थिति पर पहुंच जाए जहाँ हम जो है उसी। तो फिर मैं अपनी बात यहाँ से समाप्त करूँगा कि हम अपने देखिए प्रबोधन, फिर उसके बाद जागृति, उसके बाद संगठन, उसके बाद संघर्ष, उसके बाद तब अधिकार की बात आती है। आपने मुझे सुना, मैंने ज़्यादा समय ले लिया। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय।